नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तिहाड़ जेल के डीजी का तबादला, संदीप गोयल का ट्रांसफर, अब संजय बेनीवाल होंगे नए डीजी। झारखंड में कांग्रेस विधायक के आवास पर आयकर विभाग का छापा, सेना की जमीन कब्जाने वालों पर ईडी की दबिश। पराली और श्रम घोटाले के मुद्दे पर बीजेपी ने घेरा दिल्ली सरकार को, कहा जहां आप वहां घोटाला। गुजरात में सुदान गढ़वी होंगे आपकी ओर से सीएम पद के उम्मीदवार, केजरीवाल ने किया ऐलान। इमरान पर हमले से सुलगा पाकिस्तान, सेना के हाथ में जा सकती है कमान। सबसे पहली खबर में बात करेंगे दिल्ली के तिहाड़ जेल की। दिल्ली तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद के आरोपों के बीच जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर विवाद में घिरे तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल को हटाकर अब पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, जबकि स्पेशल पुलिस कमिश्नर संजय बेनीवाल को तिहाड़ का नया डीजी बनाया गया। यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया है। राजीव जी, क्या अब तिहाड़ में ऐशो आराम का सिलसिला थमेगा? देखिए, जिस तरीके से आरोप लगे थे, ये बहुत बड़ा आरोप था, क्योंकि तिहाड़ जेल में ऐसे माना जाता है कि बहुत सुरक्षित तरीके से सुधार गृह जैसा चल रहा है, अच्छी व्यवस्था होती है, सेंट्रल जेल है। लेकिन दिल्ली की सरकार, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, तब से सारी व्यवस्थाएं उलट पुलट हो गई हैं। और जो सत्येंद्र जैन का मामला आया, 2 तरह का मामला आया। एक मामला सामने आया सुकेश चंद्रशेखर का। ये बहुत बड़ा आरोप था कि सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वहाँ पर उन्हें सुविधाएं देने के लिए 1-1 करोड़ रुपया एक दिन के लिए जाते थे। 10 करोड़ रुपया दिए गए हैं, और उसके साथ ही 50 करोड़ रुपया जो दिया है वो आम आदमी पार्टी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर को सुविधाएं मिल रही थी, ये बात मीडिया में भी सामने आई थी। और उन सुविधाओं के लिए फ़ोन जो मिलते थे, लोग जो मुलाकात करने आते थे, सेल में बैठ के होती थी, जो सारी सुविधाएं दी जा रही थी, उसके लिए उसने जब बताया कि दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी को पैसे दे रहे थे, तो एक बड़ा गंभीर आरोप था। और उसके बाद तुरंत ही एक बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन के ऊपर दूसरा लगा कि वहाँ पर तो मसाज पार्लर चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है कि सत्येंद्र जैन जितनी सुविधाएं वहाँ पर उठा रहा है, वो सुविधाएं तो किसी के घर में भी नहीं मिल सकती, ऐशो आराम की जिंदगी। और साथ ही वहाँ से सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा। यानी कि इतने गंभीर आरोप के बाद ट्रांसफ़र तो होना ही था। होम मिनिस्ट्री को भी इसके लेटर दिए गए थे, सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को भी दिए गए, होम मिनिस्ट्री को भी दिए गए, और होम मिनिस्ट्री से यहाँ पर नोटिस भी जारी किया गया, शोकॉज नोटिस जारी किया गया, रिपोर्ट मांगी गई है। तो वीके सक्सेना को तो एक्टिव होना ही था, और वो एक्टिव हो गए हैं। और उस एक्टिव होने के बाद अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बढ़ने वाली है वो सत्येंद्र जैन की बढ़ने वाली है। जितना ऐश मौज करना था कर लिए, अब इसके बाद अब उनके लिए नरक की जिंदगी जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जहां दिल्ली के तिहाड़ को नया डीजी मिल गया है, वहीं झारखंड में कांग्रेस विधायकों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने झारखंड के 2 कांग्रेसी विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि आयकर की छापेमारी कुछ अन्य नेताओं और व्यवसायियों के यहां भी चल रही है। इस दौरान कई तरह के दस्तावेज, बैंक अकाउंट, निवेश, प्रॉपर्टी के कागजात हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। राजीव जी, कांग्रेस के विधायकों पर आईटी का छापा क्यों? देखिए, जो स्थितियां हैं झारखंड में, अभी भी जो करप्शन का पूरा नेटवर्क चल रहा है जिन जिन राज्यों में, उसमें एक छत्तीसगढ़ है और एक झारखंड है। दोनों जगहों पर माइंस मिनरल्स का जो बहुत मात्रा में है, और यानी कि खदान, नेचुरल रिसोर्स की भरमार है वहाँ पर।
और ऐसे में करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। जो रिवील हुआ है, एक एक आईएएस अधिकारी के घर से करोड़ों बरामद हुए हैं। कांग्रेस के ऊपर 3 करोड़ पर डे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट घोटाले में वसूली करने का आरोप लगा है। तो दूसरी तरफ झारखंड में भी कुछ ऐसी ही चीजें चल रही है। खादान घोटाले में खुद हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं, ईडी का समन जारी हो चुका है और कांग्रेस के जो 2 एमएलए के घर पे छापेमारी हुई है, उन पर जमीन अवैध कब्जा करने का और दूसरे आरोप भी हैं। ये अनूप सिंह वही हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 करोड़ रुपया देने का ऑफर मिला है ताकि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ले। और ये आरोप तब लगाए थे जब कांग्रेस के 3 विधायक कलकत्ता में पकड़े गए और कोलकाता में उनके यहां से, उनकी कार से 50 लाख रुपए कैश में बरामद किए गए थे। और ऐसे में अनूप सिंह के ऊपर जो छापेमारी हुई, प्रदीप यादव के ऊपर छापेमारी हुई, ये इन सारे मामलों में छापेमारी हुई है। और कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि कितने विधायक अभी हैं जो करप्शन में फंसे हुए हैं और वो आगे क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली की लेबर मिनिस्ट्री में घोटाला किया गया। वहीं पराली के मुद्दे पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने कहा कि पॉल्यूशन केवल हवा और पानी में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल की नीयत में ही पॉल्यूशन है। राजीव जी, पराली और श्रम घोटाले में फिर फंस गए केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल के बारे में बहुत सही बात बताई जी कि उनके इरादे में पोल्यूशन है, गंदगी है, उनके नीयत ही गंदी है। जो आदमी हर कुछ समय के बाद अपना स्टेटमेंट बदल दे, अपने विचार बदल दे, उस व्यक्ति के बारे में चर्चा भी करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से फंदा पड़ा है, जो बार बार अरविंद केजरीवाल ये बात करते थे कि दिल्ली में पोल्यूशन का जड़ हरियाणा और पंजाब है, अब वो पंजाब पे गिर गए। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, उनके पास तो सारे सोल्यूशन तैयार हैं। पंजाब में पराली से सोना निकलेगा, पंजाब में पराली से गत्ते बनाए जा सकते हैं, बिजली उत्पादित की जा सकती है, वहां के बिजली की समस्या खत्म हो सकती है। ये सारे के सारे जो उनकी बातें थी अब हवा में तैर रही है और वही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो एक बड़ा आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर, इसकी भी अब जांच होगी, क्योंकि ये आरोप फर्जी तरीके से नहीं लगाया गया है। इसमें पहला इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट आ चुका है। 5 लाख श्रम कार्ड ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर एक ही एड्रेस से, एक ही फोन नंबर से बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर, और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक तरीके से जिस तरीके से मनरेगा में घोटाला होता रहा अभी तक, जब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लागू की थी, तब तक ज्यादातर मनरेगा में फर्जी रजिस्ट्रेशन होते थे, आधार कार्ड दिए जाते थे, फोन नंबर दिए जाते थे और उसके बाद उनके नाम पर पैसे निकाले जाते थे, वो काम नहीं करता था। कुछ इसी तरह का आरोप यहां श्रम कार्ड बनाने में हुआ है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है सच्चाई, उसमें 65,000 तो ऐसे हैं जिसका एक ही एड्रेस पर बनाया गया है और 40-50 हजार ऐसे हैं जिसमें एक ही नंबर पे 5-5, 10-10 लोगों का है। तो ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल किया गया और उनको 5,000, 2,000, 4,000 समय समय पर स्टाइफन के तौर पर दिया गया ताकि वो अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर सके। तो ये एक बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है, जिसकी जांच होगी और अरविंद केजरीवाल फिर से फंसेंगे इसमें। जी बिल्कुल। गुजरात चुनाव में अपनी और अपनी पार्टी की ताकत आजमा रहे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राज्य में ईशुदान गढ़वी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे के लिए पाटीदार नेता गोपाल इटालिया, अल्पेश कथेरिया, इंद्रनील राजगुरु, मनोज सुरथिया का नाम चल रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जनता से मांगी गई राय के आधार पर ईशुदान गढ़वी के नाम की घोषणा कर दी है। राजीव जी, क्या ईशुदान गढ़वी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, कमाल तो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है, जो कमाल वो हमेशा दिखाते रहते हैं।
गुजरात में भी वही फर्जी सर्वे जिस तरीके से पंजाब में किया गया था। अब तो कम से कम लोगों को ये समझ लेना चाहिए और साथ में इसकी जांच होनी चाहिए। ये जरूरी है कि आप जिस तरीके से ऑनलाइन सर्वे करवाते हो, कॉल करवाते हो, उसकी सच्चाई क्या है। 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की, ये अरविंद केजरीवाल का दावा है। 2 दिन के अंदर इतने कॉल आए या फिर ऑनलाइन तरीके से इतने रजिस्ट्रेशन हुए। 16 लाख गुजरात के लोगों ने सीएम का कैंडिडेट चुना है। ये अपने आप में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है और जो सीएम का कैंडिडेट घोषित किए हैं उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है गुजरात में, क्योंकि इनको तो पहले से गोपाल इटालिया के ऊपर नजर थी। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि ये बैकफुट पर आ गए और उसके बाद अनाउंस किया कि भाई अब सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। अब इसके लिए जनता की राय ली जाएगी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए जनता की राय ली थी, क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी ये सर्वे करवाया था कि सीएम उन्हीं को होना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली के सीएम रहते हुए कोई भी विभाग इनके पास नहीं है? यानी कि ये पहले ऐसे सीएम हैं जो सीएम विदाउट पोर्टफोलियो हैं। मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, हम सिर्फ मुख्यमंत्री के पद की सुविधाओं का भोग करेंगे। तो ये फर्जी तरीके से जो ये सर्वे करते हैं और उसके बाद अपना एजेंडा लोड करते हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल की नीयत को दिखाता है। और जहां तक गुजरात की बात है तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि जिसने जून 2021 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है कुछ समय पहले, यानी कि 1 साल 3-4 महीना हुआ होगा, 15-16 महीने पहले आम आदमी पार्टी उसने ज्वाइन की है। उससे पहले आम आदमी पार्टी तो 2017 में भी गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और उस समय भी इनको मात्र 24,000 वोट मिले थे। पूरे गुजरात में 4.5 करोड़ के करीब वोटर हैं गुजरात में, उसमें से 24,000 वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला था। नोटा इससे बहुत ज़्यादा था, 5 लाख से ज़्यादा वोट नोटा में गए थे। लेकिन वो 2017 से 2022 यानी 5 साल में ये एक ऐसा व्यक्ति गुजरात में आम आदमी पार्टी के अंदर उभर के नहीं आया जिसको नेतृत्व ये दे सके। अचानक से एक बाहर से आदमी आया, क्योंकि ये टीवी एंकर है, चेहरा है, थोड़ा लोग जान पहचान जानते हैं, पत्रकार है। तो ऐसे में 1 साल से ज़्यादा थोड़े समय तक 15-16 महीने में जो पार्टी में आया और उसको सीएम का उम्मीदवार बना दिया गया, ये तो वहां पर आम आदमी पार्टी के संगठन की कमजोरी दिखाती है। और ये भी मानकर चलिए कि कुछ दिन के अंदर ही, आज अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद कुछ दिन के अंदर ही ये दिखने लगेगा कि ये सीएम के चेहरे को लेकर जो केजरीवाल ने फर्जीवाड़ा किया है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो हैं गुजरात के, वही उसके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे और वही लोग अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे और पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी गुजरात के अंदर। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई। उस गोलीबारी में खुद इमरान खान भी जख्मी हुए, उनके अलावा 14 और लोग घायल हो गए। पीटीआई चेयरमैन इमरान पर गोलीबारी के विरोध में पाकिस्तान के छोटे बड़े सभी शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे देशों में भी इसको लेकर विरोध देखा गया है। लोग पूर्व प्रधानमंत्री पर हुई फायरिंग से गुस्से में है। राजीव जी, क्या पाकिस्तान में आर्मी रूल लगेगा? देखिए, पाकिस्तान में तो सेना ने ही ये सारा चीज करवाया है मिलजुल कर। जो पाकिस्तान में जब जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो सेना की बड़ी भूमिका रहती है। इस बार भी बड़ी भूमिका है। आप देख सकते हैं जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ में सेना के प्रमुख जो होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं, उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाता है, उनके पास इतना अधिकार नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलग नियम कानून है, क्योंकि वहां तो सरकार चलाना ही मुश्किल है सेना के सहयोग के बिना। बार बार सेना का हस्तक्षेप होता है, तख्ता पलट होता है और प्रधानमंत्री की हत्या, फांसी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सब डरे हुए रहते हैं। जब पिछली बार मुशर्रफ राष्ट्रपति बने, तख्ता पलट हुआ, तो उस समय नवाज शरीफ भाग गए, क्योंकि उनको डर था कि उनको गोली मरवा दी जाएगी, जान मरवा दिया जाएगा। उसके बाद जब मुशर्रफ हटे तो उनको भी लगा कि अब तो हमारा बचना मुश्किल है, वो भी देश छोड़ के भाग गए।
इसलिए कि उनको भी लग रहा था कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि ये इतिहास रहा है। अब इमरान खान ने एक मार्च शुरू किया है लोकतांत्रिक तरीके से। वो चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो जाए। ये जो उनकी सरकार गिरी है, जिसमें कुछ पार्टियों ने उनका समर्थन छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो लोगों के अनुसार समर्थन नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव के बाद अचानक से जो करप्शन के खिलाफ उनका मुहिम था, या फिर जो विदेश नीति पर उनकी मुहिम रही है, अमेरिका के खिलाफ कुछ उसने बोला, तो इन मामलों में डर पैदा हुआ। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी भी इसमें होगी, और सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे भी इमरान खान के ऊपर पहले आरोप लगा था कि ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि सेना ने सिलेक्ट किया, उसके बाद चुनाव में उतारा और फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बनाया। तो अब फिर से वही स्थिति है। सेना जब तक चाहता, जब तक वो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर रखा। अब इमरान खान से दिक्कत हुई तो उसके बाद शहबाज शरीफ आ गए। अब फिर इमरान खान मैदान में उतरे हैं तो मारने की साजिश की जा रही है, गोली चलाई जा रही है। अब वहां पर गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के समर्थक भी सड़क पर उतर गए हैं। पिछली बार जब चुनाव आयोग ने इमरान के खिलाफ फैसला दिया था तो चुनाव आयोग के सामने फायरिंग हो गई थी। तो ये जो कबीलाई मानसिकता के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये लोग तो सिर्फ गोली बारूद बंदूक से ही बात करते हैं। दूसरे देशों के लिए आतंकवादी नहीं, वो अपने लिए भी वैसे ही आतंकवादी है जो भस्मासुर की तरह पूरे पाकिस्तान को जला देगा। और अब वहां पर सिविल वार की स्थिति हुई है जो धीरे धीरे और खराब होती जाएगी, और कभी भी सेना के कमान भी हो सकता है और वहां पर एक खूनी संघर्ष का सिलसिला भी चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।